Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the new topic of class plus 2 physics, resistance, cause of resistance and resistivity. As students, in the last lecture we were discussed the Ohm's law, and the next topic is resistance, and there we discussed the resistance term, that is the constant of proportionality. And students, now we define the resistance. What is the resistance? It is the property of the conductor due to which it resists the flow of current. मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है, उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो करंट है उसके पाथ में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका जो हमें सिंबल है वो हमें ये दिया होता है। देखो हमारे पास ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास लैब में हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस, वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। इसमें बीच में कलर कोडिंग की होती है डिफरेंट कलर से, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, वो कलर कोडिंग हमें क्या बताती है, अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये वैसे बेसिकली हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, कि अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस बताती है वो जो हमें कलर कोडिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली हमने वहाँ पर ओम्स लॉ पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR, वहाँ पर हमने कहा था कि R क्या है, यहाँ पर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यही हमने लिखा था। और उसी R को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर R बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम अगर यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, V/I। तो हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है, अगर हम ले V को, यानी कि वोल्टेज को हम ले लें 1 वोल्ट और करंट हम ले 1 एम्पियर, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 1 ओहम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओहम। दैट मीन्स जो यूनिट है हमारे पास रेजिस्टेंस की वो क्या है, ओहम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ओहम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है उसका, ये वाला सिंबल है। तो हम ओहम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये हमारे पास सिंबल है किसका, 1 ओहम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस आया कैसे। देखो जो कंडक्टर होता है हमारे पास, इफ़ अ कंडक्टर, हमारे पास जो कंडक्टर है वो बेसिकली क्या है, विद द सेल और अ बैटरी। देखो कंडक्टर में क्या लगा होता है, सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, कोलिजन हो रही होती है। हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं पहले। सपोज हमारे पास है ये वाला कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था उस दिन कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो रैंडमली मूव करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन में है, कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है। ठीक है, वो आपस में जो कोलिजन भी हो रही है उनकी, मतलब वो मूव करते जा रहे हैं इन द रैंडम वे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम इस कंडक्टर को, ये इनिशियली कनेक्टेड नहीं है देखो किसी भी बैटरी से। ठीक है, जब हम इसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, लाइक बैटरी से अटैच कर देते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया। दैट मीन्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अलाइन करेंगे, और जब ये अलाइन करेंगे तो बहुत सारी कोलिजन होने वाली हैं। ठीक है, अलाइन करने के दौरान भी कोलिजन होंगी, और उसके अलावा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है, ये जो एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी लार्ज अमाउंट में इकट्ठे हो जाने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस स्टेज पर जो कोलिजन है बहुत ज़्यादा होंगी। समझ रहे हो ना बात को, तो यहाँ पर कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे हम एक उसकी एग्जांपल ले लेते हैं थिएटर की। मान लो थिएटर में क्या लग गया, आग लग गया। अब सारे क्या करेंगे, सभी जितने भी पर्सन्स बैठे हैं
वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पहले उसी डोर से जो आराम से निकल रहे थे, जो भी पर्सन है बिल्कुल आराम से निकल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट एकदम से जब वो पता लगा कि हाँ भाई आग लग गई है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सारे के सारे एकदम से भागेंगे वहाँ पे। तो वहीं पर क्या होंगी, लोगों की आपस में कोलिजन भी होंगी। दैट मीन्स उस जगह पर जो वहाँ पर जो वैल्यू है कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, और जहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होंगी वहाँ पर हीट लॉस ज़्यादा होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे जो हमारे पास कोलिजन्स बढ़ती हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब वर्डिंग देखो क्या लिखी है, इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द सेल और बैटरी, कोलिजन्स टेक प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आपस में, इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ और इलेक्ट्रॉन की आयंस के साथ। तो इस कोलिजन्स की वजह से जो टाइम है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट द डेस्टिनेशन, वो क्या कर गया, इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स करंट क्या करेगा, सर्किट में डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। अब टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन होनी शुरू हो जानी है, तो जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हो रही है इनके आपस में। पहले तो यही देर से पहुँचेंगे, फिर पीछे वालों को तो और भी टाइम लग रहा है। दैट मीन्स टाइम क्या लग रहा है, टाइम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज। दैट मीन्स करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है, सो दैट करंट इन द सर्किट गेट रिड्यूस एंड हैंस क्या होगा फिर। और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, देखो V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, IR, या हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू क्या आया, V/I। अब देखो करंट क्या कर रहा है, इधर करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, अगर I की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो R की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। वही हमने लिखा था कि रेजिस्टेंस क्या करेगी, यहाँ पर इंक्रीज करेगी। सो आई होप कि आपको जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है वो समझ आ गया है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोलिजन्स ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम बढ़ेगा दैट मीन्स करंट बढ़ेगा। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है यहाँ पर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मीनिंग अब हमने उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखो हमारे पास जो है यहाँ पर हमने एक वो कंडक्टर बना लिया, क्लियर। अब इस कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ होगी और इस कंडक्टर का एरिया है सपोज A। एरिया हम बोल देते हैं उस, जैसे हम कॉपर वायर ले लें, वायर की मोटाई कितनी है उसको हम क्या बोल देते हैं, एरिया। तो एरिया कितना है हमारे पास A और लेंथ हमने ले ली L। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वाज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज कर जानी है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे जैसे एरिया कम होगा मतलब मोटाई कम होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इसको समझते हैं कैसे। सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है, अब इसकी लेंथ कितनी है L और इसका एरिया कितना है A, ठीक है। और हमने क्या किया, इस कंडक्टर, इस वायर को या कह सकते हैं इस कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज कर दिया, या फिर हम कहेंगे लेंथ को इंक्रीज कर दिया और भी। जैसे ही हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे एरिया क्या कर जाना है, एरिया डिक्रीज कर जाना है। कैसे एरिया कैसे डिक्रीज करेगा, अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। मान लो चिंगम है, चिंगम आप मुंह से निकालते हो, ठीक है, उसको आपने बड़ा सारा गोला बना लिया। अब वहाँ पर उस टाइम पर क्या है, लेंथ कम है पर एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और जब आप उस मतलब उस चिंगम को स्ट्रेच करते हो, जब आप उस चिंगम को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बट एरिया क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मीनिंग जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एरिया क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देंगे, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम
1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास क्या बन जाएगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और हमें पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा होता है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। सो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो L बाई A, वेयर रो क्या है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टिविटी। और इसको एक नेम और दिया जाता है, और कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रो हमारे पास क्या है यहाँ पर, R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, नाउ व्हाट्स द यूनिट्स ऑफ रो, यहाँ से हम यूनिट्स कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम उसी की डिस्कशन करेंगे, रेजिस्टिविटी की, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए हमने निकाला था कि R इज इक्वल टू, क्या निकाला है, रो L बाई A, यही निकाला है ना। तो रो हमारे पास, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R A बाई L, R A बाई L। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ले लें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, तो ये हमारे पास बेसिकली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। पहले तो ये बात नोट कर लेनी है। अब हम निकाल रहे हैं इसकी यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या होंगी, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, और हमारे पास जो यहाँ पर एरिया है, एरिया हम ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो हमारे पास है 1 मीटर। तो यहाँ पर जो रो की यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगी, 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल, तो बन जाएगा रो इज इक्वल टू ओहम मीटर। तो ओहम मीटर जो है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी की क्या है, यूनिट है। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, न्यूमेरिकल है हमारे पास जो इस टाइप का है। कंडक्टर है एक, उसकी लेंथ कितनी है, L, हम बना लेते हैं। एक कंडक्टर है सपोज, उसकी लेंथ है हमारे पास L, एरिया कितना है उसका A। ठीक है, फिर क्या कहा है उसने, पहले हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, बाद में पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा है। देखो रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो L बाई A, अभी अभी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या बोला था, देखो स्टेटमेंट में, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है इफ़ इट इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ, अगर उसकी लेंथ को क्या करते हैं, क्या कर दिया जाता है, थ्राइस, मतलब कि इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया। देखो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया यहाँ पे, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया क्या करेगा, लेंथ 3L हो गई, लेंथ कितनी हो गई है 3L, पहले L थी, अब कितनी हो गई 3L, 3 टाइम्स हो गई ना लेंथ की, थ्राइस हो गया। तो एरिया क्या कर जाना है, डिक्रीज कर जाना है। एरिया कितना डिक्रीज कर जाएगा, A/3, मतलब 1/3 टाइम्स जो एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस, अब न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही सेम, R इंटू L, L की जगह पर क्या पुट करोगे 3L, अपॉन एरिया की जगह पर क्या पुट करोगे A/3, तो क्या बन जाना है R इंटू 9L बाई A, या हम लिख सकते हैं 9 रो इंटू L बाई A। तो रो L बाई A क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास, रो L बाई A क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आई है वो 9 टाइम्स आ गई किसके, ओल्ड रेजिस्टेंस के। तो R डैश की वैल्यू कितनी बन गई है 9R। तो इस टाइप के हमारे पास इस टॉपिक में न्यूमेरिकल बनने हैं। दीज आर वेरी इजी न्यूमेरिकल। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया पर, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में ये मिस्टेक करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है
वो एरिया पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड करती है, नहीं। यहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी की स्पेसिफिक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी हो, यूनिट हमने 1 मीटर ली थी, एरिया कितना लिया था हमने 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो रो है डज नॉट डिपेंड ऑन, रो जो है वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, एरिया एंड लेंथ, एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। ना तो ये लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही ये एरिया पर डिपेंड करती है। जो हमारी रो है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, उसमें एरिया चेंज करोगे, लेंथ चेंज करोगे, उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी, बट रेजिस्टिविटी आपको याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी है, वो एरिया पर लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और यहाँ से जो हमने एक और चीज़ सीखी कि अगर हम लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं तो हमारा एरिया क्या हो जाए 1/3, अगर हम लेंथ को 4 टाइम करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ओके। तो दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस टॉपिक and after that we will discuss the next topic that is very important. So if you have any type of query then you can comment me in the comment box and I will solve your problem there. And वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ओके। थैंक यू।